हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स पटना से। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट ईयर के जो आईसीएसई 10th का फिजिक्स का पेपर आया था 2024 में, उसका सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 6 आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले मैंने आपको सेक्शन ए के सारे क्वेश्चंस और सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बताया है, क्या कैसे सॉल्व करते हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 का जितना सब पार्ट्स है वो सारा देखते हैं क्या होता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 का पहला क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन सेंटर ऑफ ग्रेविटी। देखिए बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है इसका डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी यहां पे लिख दिया है, आप ये देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके समझ सकते हैं। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं हम। देखिए होता क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी इज अ पॉइंट अबाउट विच अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ वेट ऑफ पार्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द बॉडी इज जीरो। कॉन्स्टिट्यूटिंग मतलब फॉर्मिंग द बॉडी। अब जैसे देखिए ये बॉडी है, इस बॉडी को अगर हमें बैलेंस करना हुआ तो हम क्या करते हैं, हम यहां पे फिंगर या फिर नाइफ एज या फिर कोई भी चीज प्लेस कर देते हैं और ये बहुत आसानी से बैलेंस भी हो जाता है। क्यों ऐसा? क्योंकि इधर का जो पार्ट है, जो आधा पार्ट इधर का है और आधा पार्ट इधर का है, ये इधर का पार्ट मान लेते हैं बहुत सारा पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। मान लेते हैं इधर 500 पार्टिकल से ये मिलके बना है, तो हर एक पार्टिकल का वेट नीचे एक्ट करता है ना, और हर एक पार्टिकल के वेट की वजह से इसमें टॉर्क भी प्रोड्यूस होगा अबाउट दिस पॉइंट जहां पे हमने फिंगर रखा हुआ है। यही पॉइंट क्या है? हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब देखिए होता क्या है, इधर के जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सबके वेट की वजह से जो टॉर्क, जो मोमेंट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस हुआ वो, और इधर के जितने पार्टिकल्स है सबके वेट की वजह से जो मोमेंट ऑफ फोर्स, जो टॉर्क प्रोड्यूस हुआ वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में। तो एज वी नो कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्सेस हम पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्सेस हम नेगेटिव लेते हैं। तो दोनों का अगर हम समेशन करें तो वो क्या आएगा? जीरो आएगा। अलजेब्रिक सम का मतलब होता है समेशन अलोंग विद द साइन। तो इधर के लिए हमने लिया नेगेटिव साइन और इधर के लिए एंटी क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव और क्लॉकवाइज के लिए नेगेटिव साइन। तो इन दोनों का जब हम समेशन करते हैं, अलजेब्रिक सम करते हैं, तो वो जीरो आता है। तो ये जीरो किस पॉइंट के अबाउट आएगा? सिर्फ ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट आएगा, जिसके अबाउट हम बॉडी को बैलेंस कर सकते हैं। तो आपको इसका रीजन पता चल गया कि क्यों बैलेंस कर लेते हैं, क्योंकि इधर का टॉर्क इधर का टॉर्क दोनों इक्वल। तो ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए सारा चीज बताया। आप डायरेक्टली ये डेफिनेशन लिखेंगे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो, और क्यों लिखते हैं ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया इस एग्जाम्पल के हेल्प से, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। ये तो पहला क्वेश्चन था हमारा। सेकेंड क्वेश्चन है कि एक हॉलो आइसक्रीम कोन है दैट हैज अ हाइट 6 सेंटीमीटर। तो यहां पे हमने एक आइसक्रीम कोन बना रखा है ऑलरेडी। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, वेयर इज द पोजीशन ऑफ इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम द ब्रॉड बेस। अब देखिए ये हमारा कोन है, इस कोन का ये बेस रहा, है ना। अब इस बेस से कितने डिस्टेंस पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है? तो जब भी कोई कोन हॉलो होता है तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इसके बेस के सेंटर से h/3 हाइट पे लाई करता है ना। कितने हाइट पे? h/3 हाइट पे, अगर हॉलो है तो। और यही अगर सॉलिड हुआ तो अभी नेक्स्ट वाले पार्ट में हम देखते हैं, ये भी क्वेश्चन है इसी में। तो h/3 हाइट पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पे लाई करेगा, है ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो देखिए इसका हाइट हमें दिया गया 6 सेंटीमीटर, मतलब 6/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6/3 करेंगे तो आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। मतलब ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये इसके बेस से कितने डिस्टेंस पे रहेगा? 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, है ना। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, will its position change when it is completely filled with honey। अगर इसको हनी से भर दिया कंप्लीटली तब तो ये हॉलो रहा नहीं, ये तो सॉलिड हो गया। और सॉलिड कोन के केस में क्या होता है, ये देखिए हॉलो कोन का केस था। अब जो दूसरा पार्ट है हमारा, ये पार्ट, ये हमारा सॉलिड कोन का केस है, क्योंकि इसमें हमने पूरा का पूरा हनी फिल कर दिया है। तो सॉलिड कोन में क्या होता है कि ये h/4 डिस्टेंस पे होता है। कहां से? सेंटर ऑफ द बेस से h/4 डिस्टेंस पे होता है ना। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका नो। हमसे ये पूछा नहीं गया कि कहां है इसका पोजीशन, ये मैंने आपको एडिशनल बता दिया है। हमसे पूछा गया कि ये चेंज होगा कि नहीं होगा इसका पोजीशन। तो हाँ, इसका पोजीशन चेंज होगा, ये उसी पोजीशन पे नहीं रहेगा। तो इसका आंसर हमारा यस हो जाएगा, है ना। ओके, व्हेन इट इज फिल्ड विथ कंप्लीटली विथ हनी। ओके, देखिए दूसरा पार्ट हमारा क्या है, ये एक हमारे पास पाथ दिया हुआ है, दो पाथ है, दो मार्बल्स है हमारे पास ए एंड बी। तो ये पाथ 1 दिया हुआ है और पाथ 2 दिया हुआ है। तो ये जो पाथ ए से मार्बल आएगा ए और पाथ 2 से आएगा मार्बल बी, ऐसे रोल नीचे गिरता हुआ, है ना। तो अब देखिए हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, पहले तो ये कि पाथ 1 जो है
वो फ्रिक्शनलेस है, बोला गया है पाथ 1 इज फ्रिक्शनलेस एंड पाथ 2 इज रफ, मतलब इसमें फ्रिक्शन है। तो पहला क्वेश्चन इसमें है विच मार्बल विल श्योरली रीच द नेक्स्ट पीक। तो नेक्स्ट पीक हमें दिख रहा है, यहां से पीक कहां पे आएगा, इस जगह पे, इसको हम थोड़ा मार्क कर देते हैं ऐसे, ये रहा हमारा पीक और ये रहा पीक। तो हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा मार्बल श्योरली पहुंच जाएगा पीक तक। तो ऑब्वियसली जिसमें फ्रिक्शन है, पाथ 2 में फ्रिक्शन है, रफ है, तो इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होगा। तो हो सकता है कि एनर्जी के लॉस की वजह से यहां तक पीक तक नहीं पहुंच सके, लेकिन इस केस में इट विल श्योरली रीच द पीक, मतलब मार्बल ए विल श्योरली रीच द पीक, क्योंकि इसमें फ्रिक्शन है नहीं। तो जितना पोटेंशियल एनर्जी है वो पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा, फिर पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगा, तो वो वहां ऊपर तक पहुंच जाएगा। ओके, सेकंड पार्ट, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा मार्बल ए विल श्योरली रीच द पीक। ओके, नेक्स्ट वन, अलोंग विच पाथ या फिर पाथ्स द मैकेनिकल एनर्जी विल बी कंजर्व। अब देखिए कंजर्व का मतलब क्या होता है, जितना पहले था बाद में भी मैकेनिकल एनर्जी उतना ही रहे। तो ये हमें दिख रहा है कि ये जो पाथ 1 है इट इज फ्रिक्शनलेस, स्मूथ है, मतलब इसमें एनर्जी का लॉस होगा नहीं। तो जितना यहां पे पोटेंशियल एनर्जी था टॉप पे, वो पूरा पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा यहां पे नीचे पे आने पे काइनेटिक एनर्जी में, और फिर जब ये यहां से ऊपर जा रहा होगा तब काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे कम होता जाएगा और किस में कन्वर्ट होता जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में। तो यहां पे तो हमारा जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कंजर्व्ड रहेगा, किस पाथ में, पाथ 1 में। पाथ 2 में क्या होगा, फ्रिक्शन की वजह से कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस हो जाएगा, जिसके वजह से पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी यहां आने पे काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं हो पाएगा। कुछ एनर्जी हमारा फ्रिक्शन को ओवरकम करने में हीट एनर्जी के फॉर्म में लॉस्ट हो जाएगा, तो यहां पे हमारा एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगा। तो सेकंड का आंसर हो जाएगा हमारा पाथ 1। ओके, नेक्स्ट वन, अलोंग विच पाथ या फिर पाथ्स इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ओबेड। अब देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें क्या बताता है, एक बार हम पहले स्टेटमेंट इसका रिव्यू कर लेते हैं। ये क्या बताता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंजेस इट्स फॉर्म फ्रॉम वन टू अनदर। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, पाथ 1 में ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता गया, यहां पे आके पूरा पोटेंशियल एनर्जी पूरे काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया। फिर जब ये ऊपर जाएगा तो फिर से काइनेटिक एनर्जी चेंज होता हुआ यहां पे टॉप पे आएगा तो पूरा काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो गया। तो हम एनर्जी बना नहीं रहे हैं या फिर एनर्जी खत्म नहीं कर रहे, डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हैं, एनर्जी एक से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रहा है। ये तो पाथ 1 का हो गया। पाथ 2 में भी क्या हो रहा है जरा देखिए, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है नीचे आते वक्त, और कुछ एनर्जी फ्रिक्शन को ओवरकम करने में लग रहा है, जो कि किस एनर्जी में चेंज हो रहा है, हीट एनर्जी में, है ना। तो यहां पे भी जो हमारा एनर्जी है ये एक से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रहा है, इट इज नॉट बीइंग डिस्ट्रॉयड। हमारा पोटेंशियल एनर्जी कुछ काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ और कुछ हीट एनर्जी में। फिर यहां से जब ऊपर जाएगा तो कुछ काइनेटिक एनर्जी कुछ पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगा और कुछ हीट एनर्जी में, तो ये यहां तक तो नहीं पहुंच पाएगा पीक तक। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब आइए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर हम यहां पे लिख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बोथ द पाथ्स, पाथ 1 एंड 2 बोथ। इसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा पाथ 1 एंड 2 बोथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास 2 पुलिस दिया गया है यहां पे, और ये जो हमारा डायग्राम है इसको कंप्लीट करना है, जिसमें हमारा वेलोसिटी रेशियो 2 दिया है। अब देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि जब भी वेलोसिटी रेशियो हमें फाइंड करना होता है या फिर वेलोसिटी रेशियो दिया हुआ है तो हम उससे नंबर ऑफ पुलिस भी डिटरमाइन कर सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होता है डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। अगर डायरेक्शन ऑफ एफर्ट दिया है तब तो ठीक है, अगर डायरेक्शन ऑफ एफर्ट नहीं दिया है तो हम वही डायरेक्शन लेते हैं जो हमारे लिए कन्वीनियंट है, मतलब डाउनवर्ड। और जब भी एफर्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है तो VR हम कैसे निकाल सकते हैं, बाय काउंटिंग नंबर ऑफ पुलिस, है ना। ये आपके काम का चीज है। अगर VR फाइंड करना हुआ तो आप नंबर ऑफ पुलिस काउंट करके भी लिख सकते हैं, या फिर अगर नंबर ऑफ पुलिस दिया हुआ है तो उससे आप VR भी लिख सकते हैं, लेकिन कब, सिर्फ जब ये एफर्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में हुआ तब। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि अगर एफर्ट अपवर्ड डायरेक्शन में लगता तब फिर VR फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, है ना। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये फिगर हमें कंप्लीट करना है। तो एज इट इज रिटन हियर कि इसमें एफर्ट का कोई डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है, तो हम एफर्ट वही लेंगे जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो हमारे लिए कन्वीनियंट है। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखिए इसमें पहले तो हम ऐसे हुक बना देते हैं, ऐसे हुक प्रोवाइडेड रहता है इसमें। तो हम जब भी एफर्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो, कुछ नहीं दिया तो हम डाउनवर्ड डायरेक्शन लेंगे जो हमारे लिए कन्वीनियंट है। तो हम सबसे ऊपर वाले पुली से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल आसान सा मेथड है।
यहां से हमने स्ट्रिंग ड्रॉ करना स्टार्ट किया, ये स्ट्रिंग आएगा इस वाले पुली से होता हुआ, फिर जाएगा लोअर ब्लॉक में, नीचे वाले ब्लॉक में, और फिर यहां से पास करवा के लाएंगे, तो इसको लाके हम किस में लगा देंगे, फिक्स कर देंगे इस वाले जो अपर ब्लॉक का पुली था उसके हुक में, है ना। तो ये हमारा फिगर बन गया। और इसमें आप डायरेक्शंस अगर दिया रहे मार्क करने तब तो ठीक है, नहीं भी दिया रहे मार्क करने तो आप लोड का, एफर्ट का और टेंशन का डायरेक्शंस खुद से ही मार्क कर दीजिए। अब देखिए, एक टेंशन यहां पे है ना, एक टेंशन यहां पे और एक टेंशन यहां रहेगा। इस टेंशन का काम क्या है, ये इस एफर्ट को बैलेंस करता है। और ये दोनों टेंशन देखिए, टी और टी दोनों ऊपर एक्ट करें, ये दोनों टेंशंस मिलके किसको बैलेंस कर रहे हैं, लोड को। तो ये हमारा पहले पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड पार्ट में देखिए क्या पूछा जा रहा है, लोड गिवन है, लोड हमारा है 48 kgf, यहां पे लिख लेते हैं 48 kgf। और क्या गिवन है हमारे पास, इफिशियंसी दिया 80%। तो आपको शायद पता हो इफिशियंसी को हम इससे डिनोट करते हैं, ये सिंबल है जिसको हम एटा बोलते हैं। तो इट इज 80%। अब इससे फाइंड क्या करना है, देखिए, कैलकुलेट मैकेनिकल एडवांटेज। तो मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा एक्सप्रेशन होता है MA इक्वल इफिशियंसी इंटू VR, है ना। तो हमें MA फाइंड करना है और गिवन क्या है, VR तो दिया ही हुआ है 2 और इफिशियंसी भी दिया हुआ है 80%। तो हम यहां दोनों का वैल्यू रख लेते हैं, इफिशियंसी की जगह 80% रखा और VR की जगह रखा 2। तो आपको यहां से दिख रहा होगा, ये हो जाएगा 160 बाय इतना, मतलब 1.6, है ना। दूसरा, अच्छा, MA का कोई यूनिट नहीं होता है क्योंकि ये प्योर रेशियो होता है ना, लोड और एफर्ट का कंपैरिजन है MA, तो प्योर रेशियो, इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं है। अब देखिए दूसरा चीज क्या है, एफर्ट नीडेड टू लिफ्ट द लोड। अब एफर्ट के लिए हम क्या करेंगे, हमें लोड दिख रहा है, लोड गिवन है कितना, 48 kgf। तो MA का हेल्प हम यहां पे ले सकते हैं। MA क्या होता है, लोड बाय एफर्ट। तो जैसा आपको दिख रहा होगा, MA का वैल्यू हमने फाइंड कर ही लिया है, दैट इज 1.6, और ये इक्वेट कर दें किससे, लोड बाय एफर्ट से। तो लोड का वैल्यू है 48 kgf, तो यहां से एफर्ट का वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, है ना। यहां से ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो हम इसको इधर भेज देते हैं, एफर्ट हो जाए 48 बाय 1.6। इसको आप सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 30 kgf, है ना। ये इसका वैल्यू आ गया हमारा 30 kgf। तो आई होप मैंने जो आपको इस वीडियो में बताया, समझाया, आपको अच्छा लगा, समझ में आया। अगर ऐसा है तो प्लीज डू लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और बाकी बच्चों से भी इसको शेयर करिए, अपने फ्रेंड से, अपने बैचमेट से, ताकि उन लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच सके और आगे आने वाला जो आपका एग्जाम है बोर्ड्स का, उसमें उन्हें भी फायदा हो। थैंक यू।